सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे मोशन इन अ प्लेन, जिसको हम मोशन इन टू डायमेंशंस भी कहते हैं। और इसके अंदर हमको मेनली प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक, तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर आपको मैंने सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूलेस और जो क्वेश्चंस जेईई मेन में प्रोबेबल है आने के लिए वो डिस्कस कराएं, साथ में कुछ PY क्यूज भी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये जेईई नीट के एस्पायरेंट्स को टारगेट कर रहा होगा, तो हम अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे 1D के बारे में, और आज हमें डिस्कशन करना है 2D के बारे में। तो इस 1D और 2D में डिफरेंस क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि 1D के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन में मूव करता है, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन परफॉर्म करता है, तब वहां पर हम कहते हैं कि ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज। कोऑर्डिनेट का मतलब या तो x चेंज हो रहा है, या y चेंज हो रहा है, या z चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन वाइज, है ना, x y या फिर z एक ही चेंज होता था। तो यहां पर 2D में क्या होगा? यहां पर दो चेंज हो रहे होंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पर दो एक्सेस बनाई, एक ये y एक्सेस और एक ये x एक्सेस। अब यहां पर मेरे पास एक बॉल है जो यहां पर पड़ी है। मैं बोलता हूं टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ये y इक्वल्स टू 0 पर है, और यहाँ पर x इक्वल्स टू x1 पर पड़ी है। अब मैंने इसको वेलोसिटी दी, ठीक है, u से, और बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब ताकि ये ऊपर जाए। तो आप बोलोगे इसका पाथ कैसा होगा? तो आप कहोगे सर ये ऐसा जाएगा सीधा, और सीधा ही वापस नीचे आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको हम वन डायमेंशन मोशन कहते हैं, है ना। पर ऐसा क्यों है? हम कह रहे थे कि वन डायमेंशन मोशन के अंदर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो देखो यहाँ पर एक ही चेंज हो रहा है। अगर मैं टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात करूँ तो मेरा y इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू x1 है। अब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड की बात करते हैं तो थोड़ा ऊपर आ गया होगा पार्टिकल, मान लो यहाँ पर आ गया होगा। तो इस केस के अंदर आपका जो y है 0 से लेकर वो y1 हो गया। तो y आपका क्या हो गया? y1। और x क्या है? अभी भी x तो अभी भी आपका x1 ही है। तो यहाँ पर आपका x जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हुआ, तो आपका सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इसके लिए हम इसको बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। क्या बात समझ में आई? अब इसी बॉल को अगर आप ऐसे टेढ़ा फेंक दोगे, मतलब मैंने फिर से ये x एक्सिस बना दी, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब मैंने क्या करा, इस बार बॉल आपकी वापस वहीं पड़ी है, x इक्वल्स टू x1 पे, टाइम t इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 पर। ठीक, ये बॉल पड़ी है यहाँ पर, और इस बार मैंने इसको वेलोसिटी ऐसे दी है, टेढ़ी, मतलब कुछ एंगल अल्फा पर। तो आपको पता है अगर आप कोई बॉल फेंकते हो किसी एंगल पे तो कैसे जाती है? वो ऐसे गिरती है जाके, यूं, है ना। ये क्या होता है? उसका पाथ होता है, तो आपने करके देखा भी होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अगर t इक्वल्स टू 0 की मैं बात करूं तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू x1 है। बट अगर t इक्वल्स टू मैं 1 की बात करता हूँ तो ये मैंने पाथ बनाया है, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के अंदर ही बॉल थोड़ी आगे चली गई होगी। इसका मतलब है बॉल कहीं यहाँ पर पहुँच गई होगी। मान लो t इक्वल्स टू 1 पे ये इधर है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका y है वो कितना हो गया? वो y1 हो गया, और आपका x क्या हो गया? मान लो x इक्वल्स टू x2 हो गया। तो आप कह सकते हो कि t इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू y1 है और x इक्वल्स टू x2 है। तो देख रहे हो, 0 से y1 हो गया मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, x1 से x2 हो गया मतलब आपका x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो दो कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। क्या बोलते हैं? टू डायमेंशन मोशन। क्या बात समझ में आ रही है? या मोशन इन अ प्लेन। ये मोशन इन अ प्लेन ही हो रहा है ना, स्क्रीन के अंदर ही ऐसे चल रहा है, मतलब आपने कोई बॉल गुड़गाई ऐसे और ऐसे करके रोल करके यूँ चली गई, स्क्रीन पे ही चल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर। और कुछ एग्जांपल्स आप डिस्कस कर सकते हो उसके, जैसे से एग्जांपल्स लें अपन, तो क्या हो सकता है? ये मान लो ऑफिस एक्स एक्सिस है आपकी, ये x, ये y, और आपका पार्टिकल ऐसे चल रहा है। अभी भी क्या हो रहा है? ये चेंज हो रही है। यहाँ पर x y कुछ अलग है, यहाँ पर फिर x y चेंज हो गए, यहाँ पर फिर x y चेंज हो गए। और एग्जांपल ले लो, सबसे अच्छा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन में दोनों चेंज होते हैं? बिल्कुल। देखो कैसे, जैसे ये y है, ये आपका x है, तो सर्कुलर मोशन मतलब यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और ये वापस यहाँ पर घूम के आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस घूम के यहाँ पर आ गया। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कुछ एक्स वाई था, फिर ये चेंज होके ये हो गया, फिर ये वापस इधर आ गया। तो मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट्स हैं
वो चेंज होते जा रहे हैं, एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन भी क्या है, एक 2D डायमेंशन मोशन है, मोशन इन अ प्लेन। तो होता क्या ना, जैसे आप कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो किसी बुक से या आप अपना होमवर्क कर रहे हो, तो वहां पर आपको कुछ डाउट्स आते हैं। अब इन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई मेंटर या कोई टीचर तो है नहीं, है ना। तो ये जो डाउट्स होते हैं ये आपके पाइलअप होते चले जाते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है अनअकैडमी के नए फीचर आस्क अ डाउट ने। ठीक है, अब ये क्या करता है, आपको इस पे क्वेश्चन पूछना है जो भी जिसमें भी आपको डाउट है, और उसका वो वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे कुछ ही घंटों में। तो अगर आप 6 से 12 तक के बच्चे हैं तो आप इस ऐप पर जाके, अनअकैडमी के ऐप पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं, इसका पहला फीचर है कि कितने भी डाउट पूछ लो, एक तो फ्री है, और डाउट्स भी कितने पूछ लो, कभी भी पूछो। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल रहे होंगे सॉल्यूशंस, और जो आपने क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन का आपको आंसर सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो जो क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ लो एक बार। आपको सबसे पहले तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है ना। अगर डाउनलोड आपने ऑलरेडी कर रखा है तो उसको अपडेट कर लीजिए, जिससे कि आपका आस्क का डाउट का जो आपका सेक्शन है वो आप वहाँ पर अपीयर हो जाए। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको दिखेगा आस्क का डाउट का ऑप्शन। तो नीचे जाएंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका डाउट है उसकी पिक्चर आपको अपलोड करनी होगी। आपने पिक्चर अपलोड कर दी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड हो गए एक पिक्चर के अंदर, तो आपको क्रॉप करना होगा जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। तो क्रॉप कर दिया आपने, क्रॉप करने के बाद उसको आप अपलोड कर दो। अपलोड करोगे जैसे ही तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा जो भी आपने क्वेश्चन अपलोड करा है वो किसका है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, बायोलॉजी का, जिसका भी है। तो आपको वहाँ पर लिखना है कि फिजिक्स का पूछा है। ठीक, इतना करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपको सॉल्यूशंस जल्दी कुछ ही घंटों में मिल जाएंगी। ठीक, अच्छा, डाउट पूछते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो एक टाइम पे एक ही डाउट पूछना है, मल्टीपल डाउट नहीं पूछने एक इमेज के अंदर, और जो इमेज आप अपलोड करते हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और किसी भी मोमेंट पर अगर आपको बोला जाता है कोई कोड एंटर करने के लिए तो आप हमारा रेफरल कोड सिंह साहब यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे और डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। तो ये हमारा कोड है सिंह साहब। और जिस भी आप क्लास के बच्चे हैं 6 to 12 सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से सीधा जाके आस्क डाउट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में हमको मेनली डिस्कस करना होता है किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, है ना। इसी के हमको सारे कंसेप्ट याद करने हैं, सारे फॉर्मूले याद करने हैं, और न्यूमेरिकल्स भी इसी पर पूछे जाते हैं, जेई हो या नीट हो। ठीक है, तो इसका केस डिस्कस करते हैं। वैसे तो जो मैंने आपको अभी बताया था, है ना, ये जो एग्जाम्पल था ये भी क्या है, एक ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन ये क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब आप सिंपली भाषा में समझ सकते हो कि मोशन या 2D मोशन, मोशन इन अ प्लेन, 2D मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब बेसिकली आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देते हो ग्राउंड से या किसी टावर से, आप प्रोजेक्ट कर देते हो उसको। प्रोजेक्ट करना क्या होता है, आपने किसी एंगल पर उसको, थीटा एंगल पर किसी वेलोसिटी u से फेंक दिया। अब ये भले ग्राउंड से आपने फेंका हो या आपने किसी टावर से फेंका हो, ठीक है, और यहाँ से भी फेंक सकते हैं, कैसे भी फेंका हो, बस आपने प्रोजेक्ट कर दिया है उसको। तो क्या बोलते हैं ऐसे मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये किसके अंडर हो रहा है, ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा लग रहा होगा, नीचे की तरफ g लग रहा होगा। ठीक, इसलिए तो पार्टिकल ऊपर जाता है और ग्रेविटी नीचे लग रही है तो वापस नीचे आ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो ये कैसे होता है, इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। ये देखो यहाँ पर ये पार्टिकल ऊपर गया, क्यों, आपने प्रोजेक्ट करा यहाँ से इसको u से, और ये नीचे जाके वापस टकरा गया। मतलब यहाँ पर आपने इसको u वेलोसिटी दी होगी किसी एंगल अल्फा पे, तो ये इसका पाथ है। क्या है इसका, ये पाथ। तो ये जो हम ड्रॉ करते हैं ये लाइन से, ये क्या है इसका, ये पाथ है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर मैं बनाना चाहूँ, है ना, तो आपको एक तो याद होना चाहिए कि किसके अंदर होता है, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन ग्रेविटी के अंडर होता है ना। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो अगर मैं फिगर बनाऊँ तो यहाँ से ये मेरे पास बॉल है, इसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका इधर किसी एंगल थीटा पर, तो इसका जो पाथ होगा कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये इसका पाथ हुआ, क्या हुआ इसका, ये पाथ। मतलब ये बता रहा है कि इसकी पोजीशन क्या है। भाई एक्स और वाई एक्सिस आपको बनाए हुए हैं ना, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में ग्राफ है, वाई और एक्स के बीच में। तो ये क्या बताता है आपको, पोजीशन बताता है एट एनी टाइम। ठीक, तो वाई और एक्स के बीच में अगर कोई फंक्शन निकालते हो ना आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम ट्रिजेक्ट्री। क्या कहते हैं, ट्रिजेक्ट्री इक्वेशन। इसके बारे में एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको आगे, तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा।
आप बेसिकली अभी ये समझो कि y और x के बीच में जो फंक्शन होता है उसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये जो बॉल है ना, जिसने ये पाथ ट्रैवल करा है, ये दो टाइप के मोशंस कर रही है। किस टाइप के? दो टाइप के मोशंस कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो ये y एक्सिस में जा रही है, मतलब इसने कोई हाइट अचीव करी है, यहाँ पर इसने कोई हाइट अचीव करी है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इसने ट्रैवल करा है, ठीक है। और एक इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल करा है, तो मतलब ये साइमल्टेनियसली ऊपर भी जा रही है और हॉरिजॉन्टल भी चल रही है। तो इन मोशन को, मतलब ये जो 2D मोशन है प्रोजेक्टाइल का, इसको आप दो 1D मोशन के अंदर सॉल्व कर सकते हो। क्या बात समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो आपकी वेलोसिटी है u, इसको आप मान लो कि एक ही ऊपर की तरफ जा रहा है और साइमल्टेनियसली ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो अगर ये इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी चाहिए होगी, जिसको मैं यू वाई बोल देता हूँ। और अगर ये यहाँ पर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी ट्रैवल कर रहा है, इसने कुछ डिस्टेंस कवर करा है यहाँ पर, है ना, इतना, इसको हम जैसे रेंज बोलते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर इसको इधर चलने के लिए, इस डायरेक्शन में चलने के लिए इसको कोई वेलोसिटी चाहिए, उसको बोल देते हैं यू एक्स, ठीक है। अब यू एक्स और यू वाई कैसे निकालोगे भाई? आपको पता है कि आपने यू से फेंका था और किसी एंगल थीटा पे फेंका था, तो अगर इसको इधर चलना है तो यू एक्स दोगे, तो यू एक्स कितना होगा आपका? यू कॉस थीटा। क्या बात समझ में? और यू ये क्या होगा आपका? यू वाई, ये होगा आपका यू साइन थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में मोशन करवा रहा है, और ये जो कंपोनेंट है आपका, ये वाई डायरेक्शन में मोशन करवा रहा है। तो आपको दो कंडीशंस याद रखनी है ना, कि एक तो एक्स एक्सिस में चल रहा है और एक वाई एक्सिस में चल रहा है, ठीक। बट इसमें एक चीज जो कॉमन होगी दोनों के लिए, वो क्या होगा? टाइम। क्या होगा? टाइम। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये t इक्वल्स टू 0 की मैं बात करता हूं यहाँ पर, अब मैं कहता हूं कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर ये पार्टिकल आपको यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर? यहाँ पर मिलता है। तो आप कह सकते हो कि इसने एक तो इतना डिस्टेंस कवर करा, है ना, ठीक है, जो कि u cos थीटा वाले से लेके गया होगा, u cos थीटा मतलब u x वाले से, ये इतना डिस्टेंस इसको आगे लेके आ गया। और ये जो आपकी u y कंपोनेंट है, मतलब u साइन थीटा, ये जो कंपोनेंट है ये इसको ऊपर लेके गया होगा इतना, है ना, तभी तो ये यहाँ पर आ गया नेट, इधर भी गया और ऊपर भी गया, तो नेट आपका इधर आ गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों चीज़ों के बीच में जो कॉमन है वो क्या है? टाइम। क्या कॉमन है? टाइम कॉमन। अगर किसी भी आपको किसी भी पोजीशन पर अगर आप कुछ निकाल रहे हो तो वहां पर हमेशा टाइम कॉमन होगा, क्योंकि एक टाइम पर एक पार्टिकल, आप एक पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो एक ही पोजीशन पे रह सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो टाइम हमेशा कॉमन रहेगा। अच्छा, अब अपने को दो मोशन कंसिडर करना है। मैंने आपको बताया कि एक तो वाई वाला और एक एक्स वाला, तो अलग अलग मोशन कंसिडर करना है, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ उनको। तो मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ मैं, जैसे देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है एक्स और वाई की, है ना। ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये वाई एक्सिस है आपकी। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अपने बॉल को फेंकी ग्रेविटी के अंडर, तो ये एक्स एक्सिस क्या होगा आपका? ग्राउंड होगा, और वाई एक्सिस क्या होगा आपका? स्काई होगा, और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा जी। क्या बात समझ में आ रही है? जब तो नीचे आ रही है बॉल वापस घूम के, है ना। अच्छा, अब अलग अलग मोशन कंसिडर करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस देखते हैं, ये वाली एक्सिस। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो मैंने कितनी वेलोसिटी निकाली थी? यू कॉस थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मेरे पास जो वेलोसिटी है यू एक्स, वो कितनी है? यू कॉस थीटा है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, और यहां पर जो वाई डायरेक्शन है उसके अंदर वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा, मतलब यू वाई कितनी है? यू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी तो आ गई, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका गया है ना, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अब अगर ये मोशन ऐसे कर रहा है तो क्या पता चल रहा है कि जब ये वाला मोशन जो होगा, एक्स एक्सिस वाला जो मोशन होगा, इसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि नीचे लग रहा है सिर्फ एक्सेलरेशन, तो यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका ए एक्स है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, वो क्या है? वो 0 है। और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है? वाई डायरेक्शन माइनस जी,
है ना, क्योंकि वाई एक्सिस अपन ऊपर पॉजिटिव मान रहे हैं, तो एक्स आपकी जो ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ लगती है, तो जी लगती है और नीचे की तरफ लग रही है इसलिए माइनस जी, तो माइनस जी। क्या बात समझ में आई? अब इन दोनों मोशन को कंसिडर करो, यहां पर ये यू एक्स यू कॉस थीटा और एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब है अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो आपकी जो वेलोसिटी रहेगी एक्स डायरेक्शन में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जब ऐसा मोशन होता है तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आपकी जो स्पीड है, जो आपकी स्पीड है एक्स डायरेक्शन में वो क्या रहने वाली है, हमेशा यू कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल कहीं पर भी आ जाए, पार्टिकल कहीं पर भी आ जाए, जैसे यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी होगी, यू कॉस थीटा होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो सकती किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। क्या बात समझ में? तो यहाँ पर भी यू कॉस थीटा से जा रहा होगा, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा से, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा से, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा से। ये कंपोनेंट बना रहा हूँ मैं सिर्फ, एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट भी कुछ होगा, उसके बाद वो नेट निकल कर आएगी, है ना, उसके बाद वो नेट निकल कर आएगी। तो यहाँ पर ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अब वाई एक्सिस की मैं जब बात करता हूँ तो क्या पता चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है यूँ, ये वाई एक्सिस वाला है, तो यू वाई आपका यू साइन थीटा है, ए वाई आपका माइनस जी है, तो यहाँ पर ए वाई जो है आपका वो माइनस जी है। इसका मतलब है जो आपका कॉन्स्ट एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि हमेशा जी क्वांटिटी का एक्सेलरेशन लग रहा होगा ग्रेविटी, और हमेशा नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अब एक बात सुनो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका y है और ये आपका x है और पार्टिकल आपका ऐसे गया, है ना, इसको मैंने कुछ u से फेंका होगा ये एंगल थीटा पर। ठीक है, वही केस है सिंपल। अब मान लेते हैं टाइम t गुजरने के बाद, ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसको प्रोजेक्ट करा था यहाँ से, और टाइम t इक्वल्स टू मतलब जब t टाइम हो गया, कुछ भी t टाइम हो गया तो ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पर कुछ इसकी वेलोसिटी होगी भाई, एस की और v वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होने वाली है ना। पाथ पे जब टेंजेंट बनाते हो आप तभी उसकी वेलोसिटी v निकल कर आती है ना, तो इसकी कुछ v वेलोसिटी होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अब मैंने आपको बताया था ये वाला कंपोनेंट तो हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ पर ये u cos थीटा है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, u x इक्वल्स टू u आपका जो v x होगा, इसको v x बोलते हैं, है ना, v x मतलब किसी टाइम t पर जो उसका x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना रहने वाला है, वो अभी भी u cos थीटा रहने वाला है क्योंकि चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर ये क्या होगा, v y होगा, है ना, और आपका जो v होगा वो क्या होता है, v x का होल स्क्वायर प्लस v y का होल स्क्वायर, यही होता है। तो मुझे वी वाई निकालना है। वी वाई निकालने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर वेलोसिटी आपको कितनी गिवन थी, यू साइन थीटा गिवन थी, मतलब ये यू वाई थी। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपर डायरेक्शन में लगा रहे हो, किसमें, वाई डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो क्या होती है आपकी, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस या प्लस लिखो आप प्लस ए टी। तो वी वाई आपका क्या होगा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी इंटू टी। तो पहली इक्वेशन आपके पास ये आ गई। ये वी वाई क्या है, ये वाली वेलोसिटी, कौन सी वाली, ये वाला वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पर ऊपर की डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी लग रही है वो वी वाई है। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो, यहाँ से आप यू वाई को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो ना, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्या करा मैंने, यू वाई को पुट कर दिया सिर्फ यू साइन थीटा। क्या बात समझ में आई। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपकी, होती है एस इज इक्वल्स टू एस वाई लिखता हूं मैं, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब जितना जितना डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ये जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मैं बोलता हूं एस वाई। तो एस वाई कितना है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लगा रहा हूं वेलोसिटी आपकी वाई डायरेक्शन में, तो एस वाई कितना हुआ, ऐसा होगा आपका यू वाई इंटू टी, कुछ टाइम टी गुजरने के बाद यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में वन डिमेंशन के अंदर अपने को इक्वेशन मोशन लगानी आती है तो मैं वो लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा
थर्ड इक्वेशन क्या होगी आपकी, वो होगी वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एस, ए कितना है माइनस जी इंटू एस, ये वाई वाला होगा है ना, क्योंकि अपन वाई डायरेक्शन के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, किस में लगा रहे हैं यार ये सब कुछ, वाई एक्सिस पे लगा रहे हैं, तो एस वाई यहाँ पर आना चाहिए। क्या बात समझ में आई? तो 3 इक्वेशंस आपके पास ये हो गई। अब इन्हीं को सॉल्व करके आपको सारे के सारे पैरामीटर्स निकालने। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या करा, उसको एक्स एक्सिस के एक वन डायमेंशन मोशन के अंदर कंसीडर कर लिया और एक दूसरा वन डायमेंशन मोशन कंसीडर करा, कौन सा, वाई एक्सिस वाला, एक एक्स एक्सिस वाला एक वाई एक्सिस वाला, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया और आंसर निकाल लिया। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये जो है यहां पर अगर मैं आपको फिर से एक डायग्राम बनाता हूं तो इसके पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर्स, ये वाई और एक्सिस है, यहां से बॉल गई और यहां पर नीचे आ गई, ठीक है। अच्छा, तो यहां से आपने बॉल फेंकी थी, यहां से आपने बॉल फेंकी थी, मान लो किसी वेलोसिटी यू पर फेंकी होगी, किसी एंगल थीटा पर फेंकी होगी, तो मैं कहता हूं कि इसने कुछ हाइट अचीव करी होगी मैक्सिमम, तो बोल सकते हैं कि जब इसकी वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में, जब मतलब वी वाई जो होगा आपका, जब वो 0 हो जाएगा, जब क्या ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, भाई ऐसे ही तो होता है ना, अगर ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 हो गई मतलब उसके ऊपर अब जा नहीं सकता वो, जब यहाँ पर ये वी वाई आपका 0 हो जाएगा तो मतलब इसके ऊपर अब वो जा नहीं सकता, तो वो आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। अच्छा, तो यहाँ पर सोलरली इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या आएगी आपकी, क्योंकि अपन हाइट किस में कंसिडर करते हैं, स्काई के अंदर वाई एक्सिस में, तो ये जो होगा आपका ये होगा हाइट, मैक्सिमम हाइट, इसको सिर्फ एच से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, है ना, एच से, तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पर आपको जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होती है वहाँ पर अगर वेलोसिटी दिखने के लिए बोलूँ तो आप सीधा लिख सकते हो क्या, कि सर यहाँ पर वी वाई तो क्या है 0 है, और वी एक्स क्या है, वी एक्स तो हमेशा ये वाला रहता है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट हमेशा सेम रहते हैं, तो यू कॉस थीटा ही होगा वो तो आप कह सकते हो कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर, मतलब जहाँ पर हाइट मैक्सिमम होती है वहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है बॉल की, यू कॉस थीटा हो जाती है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर वी वाई 0 है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो आपकी हाइट हो गई। अब यहाँ से ये चला था और यहाँ पर आके ये गिरा, तो जितना डिस्टेंस इसने ये कवर करा ये क्या होता है, रेंज। क्या होता है ये, रेंज, मतलब कितनी रेंज में आपने उसको फेंका, कितना दूर आप उसको फेंक सकते हो, वो क्या होती है इसकी रेंज, मतलब यहाँ पर जाके यहाँ से निकला और यहाँ पर आके गिर गया, तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आई? अच्छा, एक होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो नाम से पता चल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब से आपने उसको प्रोजेक्ट करा तो कितनी देर में वो नीचे आ गया, है ना, कितनी देर में वो नीचे आ गया, तो यहाँ से वो चला था और ऐसे घूम के जितनी देर में वो नीचे आएगा, मान लो टाइम टी में वो नीचे आया, तो वही कितना है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से चला टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे और यहाँ पर वो पहुँच गया टी इक्वल्स टू टाइम टी पर, कैपिटल टी पर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी 3 जो है पैरामीटर्स वो हो गए यहाँ पर, एक तो हो गया मैक्सिमम हाइट जो अभी कैलकुलेट करेंगे अपन, एक हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट और एक हो गया आपका रेंज। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ से बिल्कुल बीच में से काट दूँ इसको ऐसे, तो क्या बोल सकते हो सर ये वाला जो फिगर है और ये वाला जो फिगर है ना, ये रेड लाइन और ये रेड लाइन, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। क्या ये बिल्कुल सिमेट्रिकल? तो इससे मैं पता लगा सकता हूँ कि जो यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ से आपको पूरा टाइम कितना लगा जाने में, टी टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको आधा करने में कितना टाइम लगेगा, t/2 टाइम लगेगा, और इसको आधा करने में t/2, तो टोटल t हो जाएगा। और ऐसे ही ये रेंज क्या होगी आपकी, r/2 होगी ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, r/2। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में जाते हैं, जैसे यहाँ पर दीवार लगा दी है ना, कि बीच में मैक्सिमम हाइट जहाँ पर है वहीं पर मैंने दीवार लगा दी है, तो बताओ वो कितना चलेगा एक्स डिस्टेंस में, तो आपको r/2 निकालना होगा। क्या बात समझ में आती है? तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि सिमेट्रिकल होते हैं ये दोनों चीज़ें, है ना। तो आप एक एक करके इनको, मैक्सिमम हाइट को, टाइम ऑफ फ्लाइट को और रेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मैक्सिमम हाइट के पास। अब ये हाइट है, क्या ये हाइट, मतलब वाई एक्सिस वाली बात हो रही है, ऊपर जा रहा है तो कौन सी वेलोसिटी लेके जाती है, यू साइन थीटा, मतलब यू वाई वाला कंपोनेंट। कौन सा वाला कंपोनेंट, यू वाई वाला कंपोनेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब मैक्सिमम हाइट अचीव होती है तब आपका जो वी वाई होता है ना, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक अपन ने इक्वेशंस तो लिखी रखी है ऑब्वियसली। इक्वेशन क्या लिख रखी थी, एक थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं
कि वी वाई इज इक्वल्स टू वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2GSY। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, देखो मैक्सिमम हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आपका वी वाई होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है एट मैक्सिमम हाइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो जनरल इक्वेशन अपने पास वो क्या है, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2GSY। ठीक है, अगर मैं h की बात करता हूँ, मतलब आपका जो SY है वो मैक्सिमम हाइट है, h है, तो यहाँ पर आपका जो VY होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 0 पुट कर दो, इधर पुट कर दो UY का स्क्वायर माइनस 2GH। यहाँ पर मैंने SY को h लिया क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में। क्या बात समझ में आ रही है? हमको आपको पता है ना कि जैसे यहाँ से हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो ऊपर वाली डायरेक्शंस क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाली डायरेक्शंस नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर बस नेगेटिव में क्या है, -G है। ठीक है, तो h उसलिए अपन ने ऊपर लिया क्योंकि ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर बाय 2G। और यू वाई क्या होता है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2G। तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो आपकी हाइट आएगी वो क्या आएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर भी सेम ही केस है। अपन क्या कह रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चलता है जब, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये ऊपर जा रहा है और ये वापस नीचे आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर जो आपका एस होगा, SY पूरे मोशन के लिए वो 0 होगा क्योंकि वो ऊपर गया इस डायरेक्शन में और वापस वहीं पॉइंट पर आ गया। मतलब y इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ था और वापस यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 पर ही आ गया। तो s के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, 0 हुआ। तो वहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल सकता है। तो हम लिख सकते हैं SY इज इक्वल्स टू UY इंटू टी, है ना। जितना भी टी आपका मान लो यहाँ पर क्या अपन टी लिखते हैं, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल, है ना। तो एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, UY इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस G इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, इसका मतलब है SY कितना है मेरा, 0 है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू UY इंटू कैपिटल टाइम T। ठीक है, SY के वाले 0 के केस के अंदर जब आपका टाइम क्या हो जाता है, T इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। तो UY इंटू टी प्लस माइनस G/2 इंटू टी का स्क्वायर। तो एक टी से एक टी कट जाएगा। यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी टाइम की, कितनी आ जाएगी, 2UY/G। तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो आपकी टाइम की वैल्यू आई, UY कितना होता है, 2U साइन थीटा बाय G। तो ये आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई। क्या बात समझ में आई? टाइम की वैल्यू कैसे निकाली, डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0 इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, टाइम का इक्वेशन आ गया। ठीक, अब इनको मैक्सिमम कर सकते हो आप, है ना। मैक्सिमम कैसे होगा, जैसे ये है, इसको आपको मैक्सिमम करना है, या इसको आपको हाइट को मैक्सिमम करना है, टाइम को मैक्सिमम करना है, तो क्या करोगे, थीटा पर 90 डिग्री रख दोगे। मतलब जब आप सीधा फेंकते हो, बिल्कुल वर्टिकल मोशन में फेंकते हो, तब आपका जो टाइम पीरियड होता है, जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और सिमिलर केस है यहाँ पर भी, जब आप बिल्कुल ऊपर की तरफ डायरेक्शन में फेंकते हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में फेंकते हो ऊपर की तरफ, तब आपकी हाइट मैक्सिमम अचीव करता है एक कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहाँ पर टाइम हो गया। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने क्या करा था कि इधर से आपने इसको फेंका था ऐसे, तो ये यहाँ पर आके गिरा, तो हम बोलते हैं कि ये वाली आपकी रेंज होती है, ये वाली इसकी रेंज होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा, आप बोलोगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट T इक्वल्स टू 2UY/G, इतना टाइम लगा, 2UY/G। अच्छा, तो आप कहोगे सर देखो ऐसा है कि एक कंपोनेंट होता है इसका UX वेलोसिटी का और एक होता है UY। तो UX वाला इसको इस डायरेक्शन में चला रहा है और ये कांस्टेंट है, ये तो है ना। तो हम लिख सकते हैं सीधा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो स्पीड कितनी है, UX, डिस्टेंस कितना है, रेंज मतलब R, अपॉन टाइम कितना है, 2UY/G। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास R कितना आ जाएगा, इस पूरी टर्म्स को इधर ले जाओ यहाँ पर, तो आपके पास R आ जाएगा 2 इंटू UX इंटू UY
अपॉन जी। तो आपके पास जो रेंज आई कितनी आई, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, या फिर आप बोल सकते हो 2 इंटू यू साइन थीटा, या यू एक्स क्या होता है यू कॉस थीटा इंटू यू वाई यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इस 2 को और साइन थीटा कॉस थीटा को क्लब कर लूँ तो आपको पता है कि साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इन दोनों क्लब कर दो तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। तो एक इक्वेशन आपके पास ये वाली भी आ गई, रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको इसको मैक्सिमम करना हो, अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना हो, रेंज को मैक्सिमम करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइन 2 थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा। वो कितनी होती है, 1 होती है। जब मैं साइन 2 थीटा को 1 रखता हूं तब मेरे पास जो 2 थीटा की वैल्यू आएगी, भले ये वाला एंगल है ना, ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये टोटल 90 डिग्री हो जब तो 1 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर थीटा क्या आ गया आपके पास, 45 डिग्री। तो आपकी जो रेंज मैक्सिमम होती है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए वो 45 डिग्री पर होती है, रेंज मैक्सिमम। क्या बात समझ में आई? तो यहां से ऐसे अपन रेंज की फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में अलग सॉल्व कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में अलग सॉल्व कर रहे हैं। क्या चीजें क्लियर है? तो ये बातें हैं। अच्छा, अगर मुझे यहां पर आर बाय एच निकालना हो, क्या निकालना हो, आर बाय एच, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, आर बाय एच। तो आर बाय एच कैसे निकालूंगा, देखो आर बाय एच का फॉर्मूला क्या होगा, आर बाय एच, तो रख दो, आर की वैल्यू क्या आती है, आर की वैल्यू आती है आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कितनी आती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और आपके पास जो एच की वैल्यू आती है वो आती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही आती है। तो यहाँ से आपके पास ये g से ये g कट गया, ये यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कट गया, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, साइन 2 थीटा को आप लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है ना, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया। यहाँ पे आपसे वैल्यू आ गई आपके पास आर बाय एच इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ये नीचे नीचे भेज दो उसको, कॉस थीटा को नीचे भेज दो साइन थीटा के नीचे, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो आपका आर बाय एच है वो कितना हो गया, 2 बाय टेन थीटा। तो आपके पास ये इक्वेशन भी आ गई। तो अगर आपको सिंपली आर दिया हुआ है ना और आपको निकालना हो मैक्सिमम हाइट, तो आप सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये भी फॉर्मूला याद रहना चाहिए अपने को, है ना, ताकि फास्टर कैलकुलेशन हो सके। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे मैंने कोई प्रोजेक्टाइल करा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, अब बार बार फिगर बनाना ही पड़ता है इसके अंदर, तो ये ऐसे जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये मान लो यू वेलोसिटी से गया हो और यहाँ पर जब ये हिट करता है वापस, भाई इसको प्रोजेक्ट कहाँ से करा था, यू वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है ना, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जब ये नीचे ग्राउंड पर हिट करा तो मैं कहता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी होगी किस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। मान लो वो v है, तो मैं u और v के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूँ। किसके बीच में, u और v के बीच में रिलेशन। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि देखो अगर मैं इस v के, अच्छा दोनों के कंपोनेंट करते हैं, चलो एक एक करके। अगर मैं देखूँ तो इस u के कंपोनेंट करूँगा अगर मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, एक आएगा मेरे पास यहाँ पर, ये मान लो थीटा है तो ये होगा आपके पास u कॉस थीटा, ये होगा आपके पास u साइन थीटा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इसके कंपोनेंट जब करूँगा तो मुझे पता तो नहीं है कि कितने होंगे, तो इसको मान लेता हूँ वी एक्स ये होगा और ये वी वाई होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर वी। अभी मुझे वी नोन नहीं कि वी क्या है ना, अभी प्रूफ करते हैं इसको। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि हमेशा ये जो एक्स कंपोनेंट वाला होता है वेलोसिटी का वो तो कांस्टेंट ही रहता है, तो आपको पता है यू वी एक्स तो क्या है, वो तो अभी भी यू कॉस थीटा है। अच्छा, वी वाई क्या है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी बॉडी को u से वेलोसिटी से फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वापस वो जब नीचे आता है ग्राउंड पर तो वो उसी वेलोसिटी से आता है। मतलब आपने जिससे उसको फेंका होगा, मान लो u नॉट से आपने फेंका, तो जब वापस ग्राउंड को हिट करेगा
तो वो यू नॉट वेलोसिटी से ही हिट करेगा, यू नॉट स्पीड से। वेलोसिटी तो उल्टी हो गई है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है यू नॉट, और आया जब कितनी है माइनस यू नॉट, तो वेलोसिटी तो अलग अलग है पर स्पीड दोनों की क्या है यू नॉट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप इसको यू साइन थीटा से ऊपर फेंक रहे हो, तो वापिस भी कितने एंगल से वापिस कितने से आएगा, वापिस वो यू साइन थीटा से ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ। ऊपर अगर आपने यू साइन थीटा से फेंका तो नीचे भी कितने से आएगा यू साइन थीटा से। तो आपका जो वी वाई कंपोनेंट होना चाहिए वो कितना होगा यू साइन थीटा। तो ये दिख रहा है, ये वापस आपकी जो वी बनी ये कैसे बनी, ये हो गया आपका यू कॉस थीटा जो कि एक्स कंपोनेंट है, और ये हो गया आपका यू साइन थीटा, और ये क्या होता है वी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो आपका वी होगा वो क्या होगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी u। तो यहाँ से आप बोल सकते हो आपका जो v है वो किसके बराबर है u के बराबर। ये सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ स्पीड की। तो जितनी स्पीड से आप फेंकते हो ना, जितनी स्पीड से आप फेंकते हो वही क्या होगी आपकी, जितनी स्पीड से वो नीचे आएगा। तो यहाँ से अगर आपने u से फेंका इसको तो ये नीचे कितनी से आएगा वापस u से ही आएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एंगल थीटा से आपने फेंका तो ये जो एंगल बना रहा होगा यहाँ पर वो भी थीटा है। कैसे थीटा होगा, अगर ये u है यहाँ पर ये u हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा थीटा, तो यहाँ पर ये u हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कंपोनेंट बनाएगा थीटा बनाएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये भी थीटा होगा। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखनी चाहिए। तो जितने वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट करा उतनी वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ हिट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है। अब इस पर क्वेश्चंस करते हैं अपन अच्छे है ना। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है आपको, आपको बोला जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है 53 डिग्री एंगल पर। आपको कहा गया है फाइंड टाइम व्हेन v मेक्स 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। आपको बोला जा रहा है कि ऐसा टाइम जब आपका जो v है, मतलब मान लो कि आप यहां पर पहुंच गए है ना, टाइम t जब गुजरा, जब टाइम t गुजर गया, t इक्वल टू 0 पे तो उसको फेंका था यहाँ से, टाइम t गुजरने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, वो यहाँ हो जाएगी कुछ। तो मैं ये कह रहा है क्वेश्चन आपको कि ऐसा टाइम निकालो t टाइम जिसमें ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा हो वेलोसिटी v का वो कितना हो 30 डिग्री हो। तो ये आपका 30 डिग्री है। तो आपके पास जो है वो क्या है ये v है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो आपको ये टाइम t निकालना है, ठीक है। तो उसके कंपोनेंट करो सबसे पहले। अगर इसका आप कंपोनेंट करते हो तो मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ये vx है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी, और ये आपका vy है वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो मैं अगर थीटा लिखना चाहूँ 30 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूँ जो आपका tan 30 आएगा, जो tan 30 डिग्री आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा vy अपॉन vx, यही तो आएगा है ना। मतलब डायग्राम कैसा बन रहा है आपका, ये तो बन रहा है ना, ये आपका vy है, ये आपका vx है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो वही लिखा है मैंने tan 30 इक्वल्स टू vy अपॉन vx। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास जो vy आया वो कितना आया vx इंटू tan 30। अब वो vx की वैल्यू तो मुझे याद रहती है क्योंकि vx क्या है, ये वाला कंपोनेंट, कौन सा वाला, ये वाला। तो वो कितना होगा u cos थीटा, तो आपका 50 cos 53 कितना हो जाएगा u cos ऑफ थीटा इंटू tan 30। ये कितना है, u कितना है आपका 50 इंटू cos थीटा cos 53 इंटू tan 30। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू cos 53 कितना होता है 3/5 इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा आपके पास 30/√3, या इसको आप लिख सकते हैं √3 से ही कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10√3। कैसे काटा पता है ना, ये √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3 से ये 10 गया और 10√3, तो यहाँ से 10√3 आ गया। तो आपके पास जो vy की वैल्यू आई, vy की वैल्यू जो आई आपके पास वो आई 10√3, और आपके पास जो vx की वैल्यू हो गई तो कितनी है u cos थीटा, मतलब 50 इंटू cos 53, तो ये कितना हो जाएगा 30। क्या बात समझ में आया, ठीक है, ये 30 हो गई। अब तुमको निकालना क्या था, फाइंड टाइम व्हेन v मेक्स 30 डिग्री। तो टाइम कितना है, तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी इसकी कितनी थी, ये कुछ uy थी, और यहाँ पर जब ये पहुँचा, जब इसकी वेलोसिटी कितनी है vy, तो हॉरिजॉन्टल आपकी जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके अंदर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो क्या आएगा, आप लिखते हो जो आपका vy होता है वो होता है uy माइनस g इंटू टी। ये टाइम कौन सा है जिसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ। तो vy कितना निकाला आपने 10√3,
तो ये 10√3 इक्वल्स टू यू वाई कितना है, यू वाई कितना है यहाँ से, यू वाई आप निकालोगे इधर से तो कितना आएगा, यू साइन थीटा कितना आता है, यू साइन थीटा तो कितना हो जाएगा 50 इंटू साइन 53 मतलब 4/5, तो ये 5 से ये 10 गया 440। तो आपका जो यू वाई आया, कितना आया 40 माइनस 10 इंटू टी, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा 10√3 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस 10 इंटू टी। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 10√3 इंटू 10, ये 10 से ये 4 गया, ये गया, आपके पास जो वैल्यू आई टाइम की वो कितनी आई 4 माइनस √3, और बिल्कुल सही वैल्यू है क्योंकि पॉजिटिव है। टाइम की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती तो ये केस पॉसिबल नहीं होता है ना। अगर टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, मान लो ऐसा कोई केस आ गया आपके पास जहाँ पर आपका जो आंसर निकल कर आया वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो केस पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है। पर 4 माइनस √3 तो पॉसिबल है क्योंकि 1.7 होता, 4 माइनस 1.7 कर रहे हैं अपन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास टाइम निकल जाएगा 4 माइनस √3। तो इतने टाइम पर 4 माइनस √3 टाइम जब हो जाएगा, जब आपकी जो वेलोसिटी है वो 30 डिग्री एंगल बना रही होगी, किससे, हॉरिजॉन्टल से। क्या बात समझ में आती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मैंने दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करा है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड पार्टिकल है। आपको बोला जा रहा है कि दोनों को वेलोसिटी सेम ही दी है, दोनों को वेलोसिटी इसमें भी यू दी है, इसमें भी यू दी है, और ये दोनों को जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जो थीटा होते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों के सम, θ1 प्लस θ2 कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैंने इस पूरे बड़े वाले एंगल को थीटा माना तो इसको मैं 90 माइनस थीटा मान सकता हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं एक को थीटा मानता हूँ तो θ2 कितना हो जाएगा आपका, θ2 हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया और ये आपका टोटल थीटा हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, T1 इंटू T2 निकालना है। क्या निकालना है, T1 इंटू T2। अच्छा अगर मैं टाइम 1 निकालूं, मतलब इस वाले मोशन का टाइम पीरियड निकालता हूं तो कितना आता है 2u साइन थीटा पे आता है ना। जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 2u साइन थीटा बाय जी। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जनरल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं टाइम 1 निकालता हूँ तो उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है T1 वाले के लिए, ये जो T1 है किसका है, ये रेड वाली इक्वेशन का, रेड वाले पाथ का, तो उसके लिए एंगल है कितना थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ T1 जो आएगा आपके पास वो आएगा 2u, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम ही है, 2u साइन थीटा बाय जी। अच्छा जब मैं T2 लिखूंगा तो कितना आएगा 2u साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, सेकेंड वाले केस के अंदर जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ये है, सिर्फ ये, मतलब 90 माइनस थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है यार 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आप 90 माइनस थीटा लिखोगे। समझ में आया 90 माइनस थीटा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उस केस में 90 माइनस थीटा है, तो जो भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो 2u इंटू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा आपके पास 2u कॉस थीटा बाय जी, ठीक। अब T1 प्लस T2 निकालना है, नहीं T1 इंटू T2 निकालना है, T1 इंटू T2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन जी। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 अपॉन जी कॉमन निकालूँ तो अंदर कितना बच जाएगा 2, क्योंकि 2 बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, क्योंकि एक जी बाहर निकाल लिया। ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है आपकी रेंज, क्या होती है रेंज, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू रेंज बाय जी। तो आपका जो वैल्यू आई T1 इंटू T2 की वो कितनी आई 2r अपॉन जी। ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये कब है, जब आपने सेम वेलोसिटी के साथ फेंका, सेम वेलोसिटी के साथ, और आपने इसको जो आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है वो कॉम्प्लीमेंट्री, तब उस केस में हमेशा ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो ये पूछा भी गया है पहले, है ना, जेईई मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है। तो ये बहुत बड़ा आसान है, क्या करना था आपको T1 और T2 अलग अलग कैलकुलेट करना था और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाता है। क्या बात समझ में आई, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टावर प्रोजेक्टाइल का है। अब अपन इसको ग्राउंड से नहीं फेंक रहे, है ना। अभी तक क्या कर रहे थे अपन, हमेशा ग्राउंड से फेंका करते थे हर चीज़ को, यहाँ से ग्राउंड से फेंका तो ग्राउंड पे वापस आ गई।
अब इस बार अपन टावर पे चढ़ गए, टावर पे चढ़ के वो 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा किसी एंगल 37 डिग्री पे, ठीक है। टावर की हाइट h बोली गई आपको, वो निकालनी है, और 16 मीटर्स को बोला गया आपको कि इसकी रेंज कितनी है, 16 मीटर। रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना उसने कवर करा, है ना। अपने को ऐसा नहीं सोचना कि भाई रेंज यहाँ से यहाँ होगी, मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये पूरी रेंज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जितना वो कवर करता है, मतलब आपने जब से उसको प्रोजेक्ट करा उसके बाद जब तक वो ग्राउंड पर आ गया, तो जितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा वही क्या होती है, रेंज। तो रेंज आपको कितनी गिवन है, 60 मीटर, क्योंकि यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक एच क्या है, ये टावर की हाइट, क्या है ये, टावर की हाइट, और आपको निकालना है वेलोसिटी ऑन रीचिंग ग्राउंड। अब यहाँ पर सेम नहीं होगी वेलोसिटी, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ऊपर जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं जितने वापस नीचे उससे आती है, तो यहाँ पर सेम नहीं, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड से नहीं फेंका आपने, तो यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो उसको निकाल देंगे, कैसे आएगी। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले अपन निकालते हैं आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले निकालते हैं, चलो। तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि अगर ये आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कैसे गिवन है, ऐसे गिवन है ना, और ये एंगल 37 डिग्री बना रहा है, तो मैं कह सकता हूँ आपका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, 10 साइन 10 कॉस 37, कॉस ऑफ 37, और ये कितना होगा, ये होगा आपका 10 ऑफ साइन 37 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही। अच्छा, अब अगर ये 10 साइन 37 और 10 कॉस 37 है, तो मैं कह सकता हूँ कि मान लो कि टाइम टी के अंदर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो कंपोनेंट है यही तो रिस्पॉन्सिबल है इसको हॉरिजॉन्टल में चलाने के लिए। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, 16 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका यू एक्स होगा इंटू टी जो होता है वो कितना होता है, रेंज होता है ना। स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी है, 10 कॉस 37, 10 कॉस 37, टाइम तो अपने को निकालना ही है, आर कितना है 16। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू कॉस 37 कितना होता है 4/5 इंटू टाइम इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हो जाएगा 5, ये 2, ये 8 और ये यहाँ पर, तो आपके पास टी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड की इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, मतलब यहाँ से जब इसको छोड़ोगे आप तो ये नीचे 2 सेकेंड के अंदर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई। तो 2 सेकेंड के अंदर आ गया। अच्छा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो अपना कैलकुलेट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट तो अपना कैलकुलेट हो गया। अब अपने को निकालना है एच। एच निकालने के लिए क्या करूँगा देखना, एच निकालने के लिए मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर कितना है इसका u साइन u कॉस, मैं हमेशा कॉस 37, और ये है आपका u साइन 37। तो मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ से चला और ये वापस नीचे यहाँ पर आ गया, मतलब आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की डायरेक्शन में कितना, -h। नीचे की डायरेक्शन में इसलिए -h ले रहे हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, उसलिए अपन ने -h लिया। ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी है, जो आपकी u y होगी वो कितनी है, वो है u साइन 37, मतलब कितना थी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इतनी थी ना 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हो 10 इंटू साइन 37 कितनी होती 3/5, तो ये हो जाएगा बस 6। तो ऊपर आपने 6 वेलोसिटी से फेंका, कुल मिला के ये क्वेश्चन है आपके पास, ऊपर आपने किससे फेंका 6 से फेंका, तो बताओ ये हाइट कितनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगी -h, है ना, इंटू यू वाई, यू कितनी है 6 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम तो सेम ही रहेगा ना, जब ये नीचे आएगा मतलब जब ये ऐसे आएगा और जब ये यूं जाएगा तो दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, वो तो सेम ही है। तो इतने ही टाइम के अंदर वो नीचे आया होगा। तो टाइम कितना निकाला था अपने 2 सेकेंड्स निकाला था, अभी कितना निकाला था 2 सेकेंड्स निकाला था। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, -½ इंटू 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, h इज इक्वल्स टू ½ इंटू, मैंने h को कॉमन यहाँ पे माइनस को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास ½ इंटू 10 इंटू 4 -6 इंटू 2, रिवर्स कर दिए साइन, ये आ जाएगा आपके पास 2 5 5 4 जा 20 -6 2 जा 12। आपके पास जो हाइट आएगी वो आएगी 8 मीटर्स। हाइट कितनी आई 8 मीटर्स। तो आपकी जो टावर की लेंथ होगी वो कितनी होगी 8 मीटर होगी, थोड़ी छोटी होगी ना टावर की लेंथ, तो 8 मीटर है। ठीक है, तो अपने पास हाइट भी आ गई और टाइम भी आ चुका है। अब अपने को क्या निकालना है, टाइम आ गया, हाइट आ गया, अपने को निकालनी वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, तो देखो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर मान लो इसकी वेलोसिटी ऐसे रही होगी,
ये v, ठीक है। तो मैं दो कंपोनेंट मान लेता हूँ उसके। इसका एक कंपोनेंट होगा ऐसा v x और एक होगा इसका v y। तो मुझे v x और v y तो निकालना है। v x तो कितना ही है, जो ये कंपोनेंट है वही इसका v x, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कंपोनेंट चेंज होता ही नहीं है। तो v x कितना है आपका 10 cos 37 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर आपका v ऐसे आ रहा होगा तो ये होगा आपका v x, जिसको मैं लिखता हूँ 10 cos 37, मतलब वो कितना हो जाएगा 10 इंटू 4/5। इसका मतलब है ये हो जाएगा आपके पास 8, ठीक है। और जो वी वाई होगा इसको मुझे निकालना है। तो वी वाई कैसे निकालूंगा, वी वाई निकालूंगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। तो यू वाई कितना है, यू वाई आया था आपका, यू वाई कितना आया था, यहाँ पर अभी निकाला था मैंने, यू वाई आया था आपका 6 यू साइन 37, यू साइन 37। तो 6 माइनस जी टी मतलब -10 इंटू टी, ये कितना आ जाएगा, टाइम कितना है 2। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 माइनस 20, ये आपके पास आ जाएगी -14। माइनस में आ गई, ये तो कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं बिल्कुल सही, क्योंकि नीचे तो आनी चाहिए भाई। ये ऑब्जेक्ट कहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वेलोसिटी किधर आएगी, नीचे की तरफ ही आएगी। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो ऐसा आया, ये 8 और ये आया 14। तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी v वो कितनी होगी, 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 64 प्लस 14 का स्क्वायर 196। यहाँ से आप लिख सकते हो 2, ये कितना हो जाएगा 0 260, तो 260 का अंडर रूट। तो ये आपकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा। क्या हमें बात समझ में आ रही है। तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर अपन ने सब निकाल दिया टावर प्रोजेक्टाइल के अंदर, है ना, एच भी निकाल लिया, टी भी निकाल लिया और वेलोसिटी भी निकाल ली। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक्स डायरेक्शन में सॉल्व करना है और एक वाई डायरेक्शन में सॉल्व करना है, यू वाई मान के, एस वाई मान के, वी एक्स मान के। क्या बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंक्लाइंड प्लेन का, है ना। अभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जेई के अंदर, नीट के अंदर, ठीक है। अब ये काफ़ी सिंपल होते हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका डेरिवेशन आप करोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट है, और डेरिवेशन याद रखने की सच कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन करना आना चाहिए कि क्वेश्चन का करने का मेथड क्या होता है, ठीक है। तो जैसे अपन हमेशा हर क्वेश्चन क्या मानते थे, इसको x मानते थे, इसको y मानते थे। इस बार क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, थोड़ा सा इस एक्सेस को घुमा देंगे और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर से आपने किसी बॉल को फेंका है बिल्कुल परपेंडिकुलरली, है ना, u 20 मीटर पर सेकेंड से। वो आपको पूछ रहा है फाइंड आर, आर मतलब जो आपकी रेंज है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर जब वापस वो गिरता है आकर तब उसकी रेंज कितनी होगी। तो मान लो कि इसका मोशन हुआ होगा, ये यहाँ से गिरा तो ये ऐसे जाके यूँ आ गया होगा ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर ये गिरा। तो ये जो लेंथ है कौन सी वाली, ये जो लेंथ है ये वाली, यही क्या है आपकी, जो ये पूछ रहा है आर ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ गया और यहाँ पर आके टिका। आपको यही निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस मोशन को अगर आप कंसिडर करो एक्स एक्सिस ऐसे मान लो, इंक्लाइंड प्लेन के साथ आप मान लो एक्स एक्सिस। अपन कैसे मानते थे, हमेशा ऐसे मानते थे ना। इस बार आप ऐसे मत मानो, इस बार आप इंक्लाइंड प्लेन के साथ, सरफेस के साथ एक्स एक्सिस मान लो और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लो। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो रहा है क्या। मैंने सरफेस के साथ एक्स एक्सिस मान लिया है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरे ऊपर है, मैं कैसे मानूँ उसको, उसके हिसाब से फॉर्मूला बन जाता है। तो ये एक्स एक्सिस ऐसे मान लिया, वाई एक्सिस बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर मान लिया। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे मानता हूँ और यहाँ पर वाई डायरेक्शन मानता हूँ और फिर वापस से स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पर कौन से कंपोनेंट किस किस डायरेक्शन में है। तो एक्स एक्सिस के अंदर मैं बात करता हूँ, तो जब मैंने इसको फेंका तब बिल्कुल परपेंडिकुलर फेंका था। तो मैं कह सकता हूँ आपका जो यू वाई है वो टोटल का टोटल 20 सेकेंड ही होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि मैं एक्स को ऐसे मान रहा हूँ, है ना। तो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके पास इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियली, है ना, क्योंकि एक्स मैंने ऐसे माना है। समझना इस बात को, एक्स मैंने ऐसे माना है तो आपने यहाँ पर वेलोसिटी इसको परपेंडिकुलर दी है, तो इसलिए इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ आपका जो यू एक्स होगा कितना होगा, 0 होगा। यू वाई कितना होगा, यू वाई होगा आपका टोटल पूरा का पूरा यू 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोल सकते हो यू वाई आपका कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, अगर मैं अब एक्सेलरेशन की बात करूं ए एक्स, तो वो क्या होगा। अब देखो,
अपन हमेशा अभी तक क्या करते आए कि आपकी जो ग्रेविटी है वो नीचे लगती है, तो अपन मानते थे एक्स एक्सिस आपकी ऐसी है और वाई एक्सिस आपकी ऐसी है, इसलिए हम बोलते थे कि वाई एक्सिस के अंदर जो ए वाई होता है वो माइनस जी होता है और ए एक्स जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं। पर यहाँ पर केस उल्टा है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या करा है, आपने एक्स एक्सिस को ऐसे मान लिया है, कैसे, यू मान लिया एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को ऐसे मान लिया। बट क्या जी अब ऐसे लगेगा? नहीं, जी तो नीचे लगता है ना भाई, जी तो हमेशा ऐसे ही लगेगा, जी को थोड़ी अपन उल्टा सीधा कर सकते हैं, जी तो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे ए एक्स और ए वाई निकालना है, ए एक्स और ए वाई मतलब का आपको कंपोनेंट निकालना है एक्सेलरेशन का, किस डायरेक्शन में, एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल कितना है आपके पास, 37 डिग्री है। तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा, तो ये भी आपका 37, ये भी 37 और ये भी 37, तो ये एंगल भी आपका 37 डिग्री होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं वाई एक्सिस निकालूँ, अगर मैं इसका कंपोनेंट करूँ यहाँ पर, तो क्या हो सकता है, होगा एक इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में। तो ये होगा आपका ए वाई और ये होगा आपका ए एक्स। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर मैं ए वाई निकालना चाहूँ तो ए वाई कैसे निकलेगा, जी कॉस 37, जी कॉस 37, तो ए वाई जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा, जी कॉस 37, बल्कि माइनस जी कॉस 37 आएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में है और ए वाई किस में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, नेगेटिव। तो जी कॉस 37 ए वाई, क्या बात समझ में आई, माइनस, और ए एक्स कितना होगा, ए एक्स होगा इस बार आपका जी साइन 37, कितना, जी साइन 37, और ये किस डायरेक्शन में, आपका एक्स एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस भी जो आपका ए एक्स है वो भी इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आना चाहिए। ये कितना आएगा, जी साइन 37 डिग्री। इसको अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा, क्या लिखता हूँ, जी साइन 37। क्या बात समझ में आई? जो हम पहले प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करते थे, मतलब इंक्लाइन प्लेन के नहीं वाला, उसमें एक्स हमेशा जीरो होता था, पर यहाँ पर एक्स निकल कर आ गया। तो यहाँ पर क्या है, ये भी यहाँ पर अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इधर भी क्या है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो बढ़िया आराम से आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं दोनों केसेस के लिए, तो लगा दो। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाऊंगा, मुझे पता है कि रेंज मेरी कितनी है भाई, रेंज कितनी है मेरे पास, ये है, ये टोटल कितना है, ये आर है। तो मैं कह सकता हूँ जो आपका एस एक्स होगा वो कितना होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपका एस एक्स होगा वो कितना होगा, यू एक्स इंटू टी माइनस या प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। क्या यही होगा, है ना, यही होना चाहिए। तो यहाँ से आप एस एक्स निकाल सकते हो, एस एक्स कितना आएगा, आर, क्योंकि एस एक्स कितना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट, तो वही तो क्या है, एक्स एक्सिस ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर है, तो मैंने आर लिख दिया उसको। ये आ गया आपके पास आर। यू एक्स कितना था, जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए एक्स कितना है, जी साइन 37, तो 10 इंटू साइन 37 मतलब 3/5 इंटू टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5 10, 10 से 10 कट गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई आर इज इक्वल्स टू 3t²। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अच्छा, अब यहाँ से निकालो, यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, यू वाई और ए वाई गिवन है ना। अब इसमें क्या लगाएंगे, जब आप बोल रहे हो कि ये यहाँ से ऐसे चला तो ये घूम के वापस इधर आ गया, तो आप कह सकते हो कि मोशन कैसा हो रहा है, ये ऐसा मोशन हो रहा है वाई डायरेक्शन में, तो क्योंकि आपने वाई एक्सिस को ऐसे माना, एक्स एक्सिस को ऐसे माना, तो ये ऐसे गया और वापस ऐसे आ गया। कुल मिला के आपका जो एस वाई है वो कितना है, वो जीरो है। क्या है, सब जो एस एक्स एस वाई ए वाई ये सब कुछ कैसे कौन डिसाइड करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिसाइड करते हैं। और इस बार अपन ने एक्स एक्सिस ऐसे माना है, वाई एक्सिस ऐसे माना इंक्लाइन प्लेन के साथ। तो एस वाई आपका जीरो है, तो लिख दो एस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू यू वाई, तो 20 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है 4/5 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से एक टी से एक टी कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये -20 इधर चला जाएगा, -20 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4/5 इंटू टी। ये 2 और 5 ये 10 गया, ये 4 से ये 20 गया 5, तो -5 इज इक्वल्स टू माइनस टी। तो यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आ गई 5, और टी की वैल्यू जैसी 5 आपके पास आई यहाँ पर पुट कर दो। तो आर इज इक्वल्स टू क्या है 3 इंटू टी स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा बस 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25
तो आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 75 मीटर। क्या आएगी? आर इक्वल्स टू 75 मीटर, 75 मीटर। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आर कौन सी है? ये वाली इंक्लाइंड प्लेन के साथ वाला डिस्टेंस। क्या चीजें क्लियर हो रही है? तो ये आपका आर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपको जिससे प्रोजेक्ट करी है वो है आई कैप प्लस 2j कैप, बिल्कुल वैसे ही है। ये क्या होगी? आपकी यू एक्स होगी, ये क्या होगी? आपकी यू वाई होगी, है ना। तो आई कैप प्लस जे कैप में आपको वेलोसिटी गिवन है। आपको निकालना है फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या निकालना है? ट्रेजेक्ट्री। आपको हमेशा याद रखना, मैंने पहले ही बताया आपको कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? वाई और एक्स के बीच में फंक्शन। क्या होता है? वाई और एक्स के बीच में फंक्शन होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं यू एक्स लिखता हूँ तो कितना आता है? वो आई कैप मतलब 1 आता है, ठीक है। और अगर मैं यू वाई लिखता हूँ तो कितना आता है? वो 2 आता है ना। ये आई कैप और जे कैप से मैंने लिख दिया। अच्छा, ए एक्स तो क्या होता है? 0 होता है, हम सब जानते हैं। और ए वाई कितना होता है? -10 मीटर पर सेकेंड बोला है इसको जी लेने के लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ से x लिखूँ, कोई भी x डिस्टेंस के आगे चला तो मैं लिख सकता हूँ यू एक्स इंटू टाइम टी। तो मैं बोल सकता हूँ यू एक्स इंटू टाइम टी। तो यू एक्स कितना है? 1, तो 1 इंटू टाइम टी। तो आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू टी। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप बोल सकते हो जो y होगा आपका, जितना वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इसको मैं y बोलता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू होगा आपका यू वाई इंटू टी, मतलब 2 इंटू टी माइनस या प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 2t माइनस 5t स्क्वायर। और t की वैल्यू क्या है? x है, तो यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 5x स्क्वायर। तो यही आपकी क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? अगर कोई पार्टिकल किसी x डिस्टेंस पर खड़ा है तो उस पर y क्या होगा, ये आप निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो उसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है आपको y और x के बीच में फंक्शन निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट इन y निकाल लो अलग से और डिस्प्लेसमेंट इन x निकाल लो, और दोनों को कंबाइन करके बस y और x के बीच में इक्वेशन होनी चाहिए। किसकी इक्वेशन? y और x के बीच में इक्वेशन होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन ये हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, सोचने वाला क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट h। क्या बोला जा रहा है कि एक हाइट h से आपकी एक वेलोसिटी से एक फर्स्ट बुलेट को फायर कर दिया, है ना, हाइट h से। फिर बोला जा रहा है कि अनदर बुलेट इज ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम हाइट h, मतलब एक दूसरी बुलेट है जिसको इसी हाइट से सेम टाइम पे ड्रॉप कर दिया। मतलब ड्रॉप करने का मतलब u इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तो u इक्वल्स टू कुछ होगा, ठीक। आपको पूछा जा रहा है कि कौन सबसे पहले हिट करेगा, विच विल हिट ग्राउंड अर्ली, ठीक है। तो इसमें बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर ऑब्वियसली ये तो कितना दूर जाके गिरेगा, जिसको फायर करा है तो वो तो बहुत दूर जाके गिरेगा, तो मतलब वो लेट गिरेगा। इसका मतलब है ये जो ड्रॉप कराया आपने ये जल्दी गिर जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं दोनों केस लूँ, मैं फर्स्ट बुलेट लेता हूँ और मैं यहाँ पर सेकेंड बुलेट लेता हूँ, है ना। फर्स्ट बुलेट को तो मैंने फायर करा था, इसको मैंने ड्रॉप करा था, ठीक है। तो फायर करते हैं तब आपका यू एक्स तो कुछ आया था, है ना, मान लो कुछ आ गया होगा। और यू वाई कितना है आपका? वो 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपने फायर करा है। कैसे फायर करा है? हॉरिजॉन्टली। और आपका इस केस के अंदर जो ड्रॉप जब करा आपने तब आप में यू एक्स कितना है? 0 है। और यू वाई भी कितना है? 0 है, क्योंकि आपने ड्रॉप करा है ना। ड्रॉप के अंदर यू क्या होता है? 0 होता है। तो देखो, अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ कि कौन कितना जल्दी टाइम हिट करता है फटाफट ग्राउंड को, तो मैं लिख सकता हूँ जो आपका h होगा तो -h इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आप जब निकालोगे उसमें कौन कौन डिपेंड कर रहा है भाई? हाइट तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, है ना। यू वाई और टी तो निकालना ही। यू वाई जो है ना ये डिसाइड करता है कि आपका जो टाइम है वो कौन कम लेगा कौन ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर यू वाई दोनों का क्या है? इसका भी यू वाई 0 है, इसका भी यू वाई 0 है। तब दोनों का यू वाई 0 है, तब दोनों का टाइम भी क्या होगा? सेम होगा। तो दोनों सेम टाइम पर आकर हिट करेगी, दोनों सेम टाइम पर आकर हिट करेगी। ये कौन सा केस है? जब आप कोई इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो हवा की वजह से रेजिस्टेंस लगता है, वो नहीं मान रहे हैं अपन, है ना, बस ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं, कोई अपन रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं।
तो सेम टाइम पर ये दोनों हिट करेंगे। सोचने में ऐसा आता है कि वो तो कितना दूर जाके गिरेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करके भी देख सकते हो, करके तो नहीं देखना है ऑब्वियसली, बट ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो सेम हाइट पर ये गिरेगी, सेम टाइम पर ये नीचे ग्राउंड को हिट करेगी। क्या ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये गिवन है, आपको बोला जा रहा है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, है ना। आपको गिवन है कि y इक्वल्स टू 80 माइनस 5t²। ये क्या गिवन है आपको? पोजीशन गिवन है ना, ये पोजीशन। मतलब आपको बोला जा रहा है कि जब टाइम कुछ हो जाता है तो आपका y क्या है वहां पर, है ना। मतलब टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर y कितना है, और ऐसे ही यहाँ पर x कितना है। तो आप ये दोनों पोजीशन लिख सकते हैं इससे। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये सिंपल सा सवाल है, देखो क्या करना है इसमें। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी निकाल दें सबसे पहले तो y से मैं अगर वेलोसिटी निकालूँ तो कौन सी वेलोसिटी आएगी y वाले से? तो ये vy आएगी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, क्योंकि vy क्या होता है, dy बाई dt होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई dt कितना होगा ये, dy बाई dt जो होता है आपका वो vy होता है, ये कितना हो जाता है 8, डिफ्रेंशिएट करोगे 8 माइनस 10t, तो आपके पास जो vy आया वो कितना आया, 8 माइनस 10t आया। ठीक है, अच्छा x की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो आपका जो vx होता है वो क्या होता है, dx बाई dt, वो कितना हो जाएगा, 6t गिवन था, तो 6t का डिफरेंशिएशन 6, तो आपका जो vx आया वो कितना आया, 6 आया। ठीक, अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इतना इतना, और एक ऑप्शन दिया होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बहुत सारे बच्चे वो ऐसा करेंगे कि यहाँ पर उनको पता है कि vy जो है आपका वो 8 माइनस 10t है, सर टाइम तो पता ही नहीं है, और जो आपका vx है वो तो 6 है, और जो वेलोसिटी होती है वो तो कैसी होती है, vy का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर। तो vx तो चलो 6 है, पर मुझे vy तो मुझे पता ही नहीं क्योंकि टाइम तो गिवन ही नहीं है। तो वहाँ पर वो टिक करके आ जाएंगे कि इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, और वहाँ पर उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहा है वो, प्रोजेक्शन का मतलब है टाइम t इक्वल्स टू 0। क्या है? टाइम t इक्वल्स टू 0। जब आपने प्रोजेक्ट करी वेलोसिटी से उस प्रोजेक्टाइल को, तो वहाँ पर टाइम कितना हुआ होगा उस टाइम, 0 पे तो प्रोजेक्ट करते हैं हम हमेशा, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पुट करना है आपको। तो यहाँ पर टाइम t इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, vy के अंदर कितना आएगा, ये 8 माइनस 10 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 8। तो आपके पास जो vy आया वो कितना आया, 8 आया, और जो आपके पास vx आया वो कितना आया, 6 आया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आपकी जो v होगी वो कितना होगा, vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो vx का होल स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 36 प्लस 64, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100, और v वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर बच्चों को बस यही पता नहीं होगा कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है टाइम t इक्वल्स टू 0, अगर आप वो दे देता आपको कि ना टाइम t इक्वल्स टू 0 पे निकालो, तो आप 100% सारे बच्चे करके आ जाते हैं इसको। पर उसने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन लिखा, तो उससे आपको समझ में आना चाहिए कि टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है। क्या बात समझ में आई? तो ये चीज़ें है ना। एक अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि आपको एक टावर है गिवन 40 मीटर हाइट का है, ये सब मीटर में है ना, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मीटर के अंदर है, 40 मीटर का ये हाइट का एक टावर है। ठीक, और 20 मीटर पर सेकेंड से एक आपको प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है ना। आपको ये निकालना है कि T2 अपॉन T1 क्या होगा। T2 क्या है, जब ये नीचे आकर गिर जाएगा, जब ग्राउंड को ये हिट करेगा तो कितने टाइम में हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करने में जितना टाइम लग रहा है वो T2 है। और जब इसी के लेवल पे आ जाएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा ना यहाँ से, और जब ये वापस इसी के लेवल पे आ जाएगा जहाँ से इसको प्रोजेक्ट करा है, मतलब ये जो हाइट है ये फिर 40 हो जाएगी, ये जो हाइट है ये फिर 40 हो जाएगी, है ना। तब टाइम T1 लगता है, मतलब यहाँ से इसको यहाँ आने में टाइम T1 लग रहा है। तो आपको निकालना है T2 बाय T1। क्या बात समझ में आई? अब देखो, अगर मुझे T1 निकालना हो, क्या निकालना हो, T1 निकालना हो, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं बस इतना सा मोशन कंसिडर करूँ, कितना सा, आप इसको भूल जाओ नीचे वाले को, बस आप ये वाला कंसिडर करो, सिर्फ ये वाला, तो क्या ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड से हम करते हैं क्योंकि सेम लेवल पे आ रहा है वापस। मान लो ये ग्राउंड ही है आपका, यहाँ से फेंका और ये वापस ग्राउंड पर आ गया, तो इस केस के अंदर हम टाइम कैसे लिखते थे, जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते थे
लिखते थे 2u साइन थीटा बाई जी, ऐसे ही लिखते थे। तो आपका जो T1 होगा ना, जो आपका T1 होगा वो कितना होगा, T1 होगा आपका 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 साइन 30, क्योंकि थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है हाफ अपॉन 10। तो यहाँ से 10 से ये कट गया और 2 से ये 2 कट गया। आपके पास जो वैल्यू आई T1 की वो कितनी आई, T1 इज इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू आ गई। अच्छा T1 तो निकल गया, T2 कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन तो अपन ने कर ही रखा है भाई। इसको मान लेते हैं ये मोशन हो रहा है ऐसा, ऊपर गया और ये वापस नीचे आ गया, तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, आपका वर्टिकल मोशन हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है -40 है, क्यों, क्योंकि यहाँ से फेंका है तो ये ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव। तो आपका जो SY होगा, जो आपका SY होगा वो कितना होगा -40 होगा। AY कितना होगा -10 होगा। जो आपका UY होगा वो कितना होगा 20 साइन 37 इतना होगा, क्योंकि ऊपर वाला कंपोनेंट ले रहे हैं ना अपन 20 साइन 30 सॉरी है ना, ये 37 नहीं है 30 है, क्या है 30। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 साइन 30 मतलब हाफ आ जाएगा 10। तो आपके पास UY की वैल्यू कितनी आई 10 आई। तो टाइम यहाँ से निकाल सकते हो। टाइम कैसे निकालोगे -40 सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इंटू 10 इंटू टाइम t, या T2 मान लेते हैं, T2 टाइम में आएगा ना नीचे, T2 की T1, हाँ T2 है, तो T2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू T2 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, यहाँ से निकाल लो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10 ये गया, ये 10 गया और एक ये 10 गया, तो ये बच गया आपके पास -4 इस इक्वल्स टू T2 माइनस T2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये वैल्यू आपका सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा -4, वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4 इस इक्वल्स टू 2 T2 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -8 इस इक्वल्स टू 2 T2 माइनस T2 का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन क्या आई, T2 स्क्वायर को इधर ले जाओ, T2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 T2 माइनस 8 इस इक्वल्स टू 0, ये 8 है ना, -8। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लो, ब्रेकअप करेंगे तो T2 का स्क्वायर -4 T2 प्लस 2 T2 माइनस 8, क्या सही है। तो यहाँ से आ जाएगा बस T2, ये आ जाएगा T2 माइनस 4 प्लस 2 इंटू T2 माइनस 4 इस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी T2 प्लस 4, क्या आएगा T2 माइनस 4 इंटू T2 प्लस 2 इस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास T2 की वैल्यू आएगी या तो 4 या फिर -2, क्योंकि ये टाइम है तो ये चीज़ नहीं हो सकती। और अगर ऐसा है तो आपका जो T2 आया वो कितना आया 4 आया। तो आपका T1 कितना आया था, T1 आया था 2, T2 आया आपका 4, तो T1 कितना आया था आपका 2 आया था। आपको निकालना था T2 अपॉन T1, क्या निकालना था T2 अपॉन T1, तो 4 अपॉन 2, तो ये वैल्यू आपके पास 2:1। तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया 2:1। क्या बात समझ में आई कि इसको कैसे सॉल्व करा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, आपको सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो लेनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लेनी है, और कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे के सारे इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस कराए, टावर वाले क्वेश्चंस कराए, ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चंस कराए, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सब टाइप के जितने भी आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस कराती हैं। क्या बात समझ में आई। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना वो होगा रिलेटिव मोशन। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।